Hello students. So today we will start textbook topic number 1.12 and the name is dipole in a uniform electric field. Ready? Okay. Now pay attention. Imagine this one is a uniform electric field. What is the meaning of uniform electric field? Uniform electric field UFD मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडी? मतलब अ फील्ड इन विच वैल्यू एंड direction of field is same at all point. मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा फील्ड जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम हो, और उसको डिनोट करते हैं ऐसी पैरेलल लाइन से. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक डायपोल रखते हैं. डायपोल जिसके यहाँ पे एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज. रेडी? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज अ 2a. डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 2a. अच्छा, अब ये डायपोल को मैंने कैसे रखा है? दिस डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे लिखता हूँ डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द फील्ड. रेडी? चलो अब देखो व्हाट विल हैपन. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो क्या होता है? फोर्स लगता है. कौन सी डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में. कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई. सो यहाँ पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा. कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ऐसे फोर्स लगेगा. कितना? F इज इक्वल टू क्यू ई. So what's happening over here? Here there are two forces. Here two forces of equal in value and opposite in direction. दो फोर्स लग रहे हैं. क्यू ई राइट हैंड साइड लग रहा है और सेम क्यू ई लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है? तो मतलब यहाँ पे एक फोर्स को अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू अगर डायरेक्शन के साथ लिखे तो. सो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0. हियर total force is 0. Hence, dipole will not perform any linear motion. ठीक है? अब दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कोई भी लीनियर मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल की देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. मान लो कि ये डायपोल है. ये पॉइंट से यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, ये फोर्स पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्यू ई. अब दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0. यहाँ से क्यू ई लगा रहा हूँ, यहाँ से क्यू ई लगा रहा हूँ, टोटल फोर्स 0. तो ये कोई भी टाइप का मोशन नहीं करेगा. ठीक है? बट ये कब पॉसिबल होगा?
जब आपकी लाइन ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो। मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मान लो ये है QE, और दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो भी है QE। दोनों की लाइन ऑफ फोर्स एक ही है। लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? जो आपका फोर्स होता है ना, उसकी डायरेक्शन को लंबा करो, ये होता है लाइन ऑफ फोर्स। तो इसकी डायरेक्शन अगर लंबी करो तो ये होती है, और इसकी डायरेक्शन लंबी करो तो दोनों एक ही है। बट यही पॉइंट पे मान लो कि ये ऐसा है, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो मान लो क्यू ही है, और यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है, ये भी है QE। तो ये भी क्या हो गया? टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसा हो गया। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है QE, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे QE। तो अभी टोटल फोर्स कितना होगा? एक प्लस QE, एक माइनस QE, टोटल फोर्स तो जीरो होगा। बट प्रैक्टिकली करने जाओ, मान लो यहाँ से ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ QE, यहाँ से नीचे फोर्स लगा रहा हूँ QE, तो क्या होगा? वो गोल घूमेगा। तो क्यों गोल घूम रहा है? बिकॉज इसकी लाइन ऑफ फोर्स ये है, और इसकी लाइन ऑफ फोर्स ये है। लाइन ऑफ फोर्स मैंने बताया ना कि वेक्टर को लंबा करो, वो लाइन ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे दोनों की लाइन ऑफ फोर्स कोलिनियर नहीं है, जबकि ये केस में कोलिनियर थी। तो जब लाइन ऑफ फोर्स कोलिनियर हो ना, तो ना ही वो रोटेशनल मोशन करेगा, ना ही लीनियर मोशन करेगा। बट ये केस में देखो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो रोटेशनल मोशन करेगा। यही चीज यहां पर भी हो रही है। हमारे ये QE की लाइन ऑफ फोर्स कहाँ है? ये वाली। और इसकी लाइन ऑफ फोर्स कहाँ है? ये वाली। दोनों लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल है इसके जैसी। तो हुआ क्या कि डायपोल ये रहा, ये वाले एज पे QE फोर्स लग रहा है, ये वाले फोर्स एज पे QE फोर्स लग रहा है। तो प्रैक्टिकली करो, इसको यहाँ पे खींचो, इसको यहाँ पे खींचो, गोल घूमेगा। हियर line of force is not collinear, hence total torque is not zero. Hence total torque is not zero. So here dipole will perform circular motion. रेडी? तो अब क्या होगा? डायपोल सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब यहाँ पे दो फोर्स है, तो दो टॉर्क भी होंगे। एक टॉर्क ये फोर्स जनरेट करेगा, एक टॉर्क ये फोर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे कपल टॉर्क है। तो कपल टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड 11, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है, तो ये कपल टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। चलो, तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, QE है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स डाल दिया हमने QE, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो देखो, ये पहले फोर्स की लाइन ये है, और दूसरे की लाइन ये है। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, इसको बोल दो थीटा। सॉरी, हाँ, देखो, इसकी वर्क लाइन ये है, इसकी वर्क लाइन ये है, और दोनों वर्क लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये। तो अब ट्रायंगल बन गया। रेडी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस ये, और यहाँ पे हमने एंगल बनाया थीटा। तो इसमें ये ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा ले ले, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। इसको मान लो ये है एक्स बाय एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, ये वाला थीटा एज्यूम करें, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2a।
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2a साइन थीटा, मतलब ये जो है ना इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कितना मिला 2a साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखो 2a साइन थीटा। रेडी, चलो अब हमें पता है वी नो दैट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, है ना, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, ये 2a और ये q, तो 2a इंटू क्यू तो क्या हो जाएगा p, तो ये हो गया 2a इंटू क्यू p, ये हो गया तुम्हारा e और ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, मतलब टॉर्क हो गया p क्रॉस e, मतलब पी ई साइन थीटा। रेडी, हियर ये जो है थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पी ई साइन थीटा, तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ये दोनों के बीच का, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो ये देखो डायपोल मोमेंट क्या होती है माइनस से प्लस क्यू, तो ये है तुम्हारी डायपोल मोमेंट पी और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। रेडी, सो व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होता है। चलो अब होता क्या है, अब मान लो कि ऐसा है तुम्हारा डायपोल, ठीक है, ये वाले एज पे क्यू ई फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये वाले एज पे क्यू ई फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा डायपोल रोटेट करेगा। अब रोटेट करते करते मान लो ऐसे हो गया एग्जैक्टली पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी, एग्जैक्टली पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो अब टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, एंगल कितना हो गया P और E के बीच का 0। रेडी, तो हो गया पी ई साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो पूरा टॉर्क कितना हो गया 0, मतलब अब टॉर्क नहीं लगेगा। तो इसमें देखो फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, हो क्या रहा था, व्हेन वी प्लेस अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा, फोर्स तो पहले से ही नहीं लग रहा था, यहीं पे हमने प्रूव किया कि टोटल फोर्स इज 0, फोर्स 0, अब क्या होगा डायपोल रोटेशनल मोशन करेगा, ये रोटेशनल मोशन किया, ठीक है, जैसे ही रोटेशनल मोशन करते करते वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तो टोटल टॉर्क भी 0, टोटल टॉर्क भी 0, मतलब अब तो कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं करेगा, लीनियर मोशन तो पहले से ही नहीं कर रहा था। इसको बोलते हैं डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होती है, जब एंगल होता है 0। रेडी, अब यही डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे E और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E प्लस डेल्टा E, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। रेडी, और इसमें मान लो कि मैं डायपोल को रखता हूँ यहाँ पे माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ऑब्वियस ही चीज़ है, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करें लेफ्ट हैंड साइड कम है, राइट हैंड साइड ज़्यादा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, वो कैसा लगेगा Q इंटू ई प्लस डेल्टा ई, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, मतलब दो फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ क्यू ई प्लस डेल्टा ई और यहाँ पे लगा रहा हूँ सिर्फ क्यू ई,
मतलब ये वाला यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है और यहाँ का फोर्स कम है, ठीक है। तो ये केस में टोटल फोर्स 0 नहीं है और दोनों की वर्क लाइन भी अलग अलग है। ये इसकी वर्क लाइन है, ये इसकी वर्क लाइन है, फोर्स लाइन, मतलब दोनों फोर्स लाइन भी पैरेलल है, तो टोटल टॉर्क भी 0 नहीं होगा। सो इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो डाइपोल है ऐसा है, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कम फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा, डाइपोल आगे भी जाएगा और गोल भी घूमेगा। गोल क्यों घूमेगा, क्योंकि दोनों की फोर्स लाइन अलग अलग है, इसलिए गोल भी घूमेगा। बट ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो आगे भी जाएगा गोल भी घूमेगा, ऐसा होगा। देखो स्लो मोशन में लेता हूँ, आगे भी जाएगा गोल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा गोल भी घूमेगा। रेडी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो डाइपोल है वो एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी। जैसे ही पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, टोटल टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, मतलब दोनों की वर्क लाइन एक ही हो गई, फोर्स लाइन, तो टोटल टॉर्क 0। बट ये वाला फोर्स ज़्यादा है, Q इंटू ई प्लस डेल्टा ई है और ये वाला सिर्फ क्यू ई है, तो अभी भी राइट हैंड साइड वाला फोर्स तो ज़्यादा है, तो अब डाइपोल सिर्फ रोटेट लीनियर मोशन करेगा। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, डाइपोल लीनियर प्लस रोटेशनल, ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब लीनियर भी करेगा और रोटेशनल भी करेगा ऐसे। पर जैसे ऐसे हो गया उसके बाद सिर्फ लीनियर। रेडी। चलो, तो ये हो गया डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा टेक्स्ट बुक में आपको टॉपिक दिया हुआ है एक 1.12 में। ठीक है। पूरा जो टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ना, और कुछ ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना। रेडी। यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना। बट थोड़ा सेल्फ पढ़ना और समझने की ट्राई करना, है ना। आई एम गिविंग माई मोर देन 100% टू यू। जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी इजी करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इजी करके। सो इसको थोड़ा सीरियसली लेना, थोड़ा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, पढ़ो, समझो बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक्चुअली टोटल फोर्स, टोटल टॉर्क, ये जो 11th का कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए अगर ये थियरी को 100% समझना है तो। रेडी। सो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 टॉपिक 1.12 कंप्लीट हो रहा है। और अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमने आगे का एक टॉपिक स्किप किया था, टॉपिक 1.10, वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। तो पहले ये समझो कि ये फ्लक्स क्या है, व्हाट इज फ्लक्स। आपका 11th में हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर्स में, है ना, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, वॉल्यूम फ्लक्स। इसमें आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 12th में ही आगे आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या है, बेसिकली हम आज के लेक्चर में सिर्फ फ्लक्स समझेंगे। फ्लक्स मतलब व्हेन समथिंग इज coming out from a surface, when something is coming out from the surface, the phenomena is known as a flux. ready। जब किसी प्लेन में से, ये क्या है आपका एक प्लेन, जब किसी प्लेन में से कुछ बाहर आता है तो ये पूरी फिनोमिना को बोलते हैं फ्लक्स। अब ये वॉल्यूम फ्लक्स क्या था, मैं याद दिलाता हूँ कि आपने 11th में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि ये पानी का एक पाइप है, तो उसमें से क्या हो रहा था कि पानी बाहर आ रहा था, है ना, वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप। सो यहाँ पे
सेम ऐसी चीज़ होगी कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन मतलब किसी भी प्लेन में से कुछ बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्या बाहर आ रहा था, समथिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कमिंग आउट। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाहर आ रहा था, इसलिए ये फिनोमिना को वॉल्यूम फ्लक्स बोला था। फॉर्मूला था A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब AV ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, स्टैंडर्ड 11। अब मान लो कि ये प्लेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। क्या बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पूरी फिनोमिना हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर प्लेन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो ये पूरी फिनोमिना को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। रेडी? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्लक्स। फ्लक्स इज बेसिकली किसी भी प्लेन में से जब कुछ बाहर आता है तो उसको फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और वॉल्यूम बाहर आता है तो उसको वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं। रेडी? अब नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। So in case if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much.